सबसे पहले आपको काठमांडू की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। असल में 3 सितंबर को नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। केपी शर्मा ओली की सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे थे, नेपाल के कानून का पालन नहीं करते, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन जरूरी है। 3 सितंबर को बैन लगा और आज सुबह जेन जी नाम का आंदोलन शुरू हुआ। हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर आ गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने जो बैनर्स और पोस्टर्स हाथ में लिए हुए थे उनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के खिलाफ कोई नारे नहीं लिखे थे। ज्यादातर पोस्टर्स में सरकारी करप्शन, बेरोजगारी, पलायन और गरीबी जैसे मुद्दों से जुड़े नारे लिखे थे। सरकार, प्रशासन और पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की जुटने की भनक तक नहीं थी। इसीलिए जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू किया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, फोर्स डिप्लॉय की गई, एंटी राइट्स गियर में सैकड़ों जवान तैनात किए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सुबह करीब 11 बजे की हैं। नेपाली नौजवान काठमांडू के न्यू बानेश्वर इलाके में एकजुट होकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर के बाद जब नौजवानों का सैलाब संसद के सामने पहुंचा तो हालात बिगड़ने शुरू हुए। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर टीयर गैस के शेल दागे। इसके बाद भी पुलिस प्रोटेस्ट को रोकने में नाकाम रही। प्रोटेस्टर ने कुछ ही देर में बैरिकेड तोड़ दिए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी गेट तोड़कर पार्लियामेंट की बिल्डिंग में घुस गए और आग लगा दी। हालांकि प्रदर्शनकारियों को इस बात का एहसास था कि पुलिस लाठीचार्ज करेगी और टीयर गैस का इस्तेमाल करेगी, इसलिए कई लोग मास्क और हेलमेट पहनकर आए थे जिससे लाठी की मार और आंसू गैस से बचा जा सके। युवा और छात्रों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए कई बार वो पुलिस पर भारी पड़ते नजर आए। संसद के गेट पर तैनात पुलिस वालों पर बड़े पैमाने पर पथराव होने लगा। पुलिस वाले प्रोटेक्शन गियर और स्टोन शील्ड से खुद को बचाते दिखे। पथराव इतना तगड़ा था कि पुलिस के जवानों को पीछे हटना पड़ा। पथराव, भगदड़ और अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुछ प्रदर्शनकारी संसद के गेट पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों में कई स्टूडेंट्स भी थे जो स्कूल की ड्रेस पे आए थे। क्योंकि सरकार को अंदाजा नहीं था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, इसलिए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया था। तस्वीरों में दिखाई दे रहा था जो बच्चे स्कूलों से निकले वो भी आंदोलन में शामिल हो गए। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने फायरिंग की। इससे नौजवानों का गुस्सा और भड़का। पुलिस की गोली से दर्जनों लोग घायल हुए। 21 लोग की मौत कंफर्म हो चुकी है। काठमांडू में मौजूद लोगों ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में जिन लोगों की डेड बॉडीज लाई गई उनमें से 8 लोगों के सिर में गोली लगी थी। इस वक्त 250 से ज्यादा घायल हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की फिगर बढ़ सकती है। नोट करने वाली बात यह है कि काठमांडू में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसी वक्त पोखरा, बहुबल, चितवन, भैरवा, सिंह दरबार, भक्तपुर, झापा, विराटनगर, नेपालगंज,
कटहरी और रूपन देवी जैसे कई शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। पोखरा में प्रोटेस्टर्स ने चीफ मिनिस्टर के घर को घेर लिया और इसके बाद नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। काठमांडू में पार्लियामेंट और उसके आसपास के इलाके सेना के हवाले कर दिए गए। हालांकि नेपाल में फिलहाल टिकटॉक चल रहा है। प्रोटेस्टर्स वीपीएन के थ्रू व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके जरिए प्रदर्शनकारियों को मोबिलाइज किया जा रहा है। हालांकि केपी शर्मा ओली की सरकार प्रेशर में है। सरकार की तरफ से इस तरह के संकेत मिले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे बैन को कुछ शर्तों के साथ हटाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई असर नहीं हुआ। नौजवानों का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए वो सरकार के कारनामों को एक्सपोज कर रहे थे, इसीलिए सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई। नौजवानों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए थे, लेकिन पुलिस ने फायरिंग कर दी, छात्रों को निशाना बनाकर गोलियां मारी, इसलिए अब प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। युवाओं का कहना है कि देश में हर जगह करप्शन है, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, सरकार और उसके मंत्री कमाई में जुटे हैं, इसलिए सरकार को जाना होगा। नयाँ जेनेरेसनको आन्दोलन हो र नेपालमा नयाँ दास प्रथाको सुरुवात गरिएको छ। देशमा भएका युवालाई विदेशमा बेच्ने, श्रमको नाममा विदेशमा बेच्ने, महिलालाई विदेशमा बस्ने, भूतपूर्व गृहमन्त्रीले चाहिँ भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने, विभिन्न किसिमले मानिसहरूलाई बेचिएको छ। नेपालमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन कसैले गरेको छ भने यी प्रमुख 3 दलले गरेका छन्। भन्दैमा यो आन्दोलन रुक्नेवाला छैन, हामी विदेशमा जाने छैनौँ, हामी स्वरोजगार हुनुपर्छ। यहाँ भएका तमाम आइटी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धराशायी भएको छ। दसैँको मुखमा, बहारको मुखमा जनतामाथि गोली हान्ने जुन सरकारले काम गरेको छ, यसलाई हामी न्यू जेनेरेसनको नयाँ आन्दोलन मात्रै होइन, अब न्यू जेनेरेसन जेन जी पछाडिको पुस्ताले पनि भोलिबाट यसलाई समर्थन गरेर यो संसद भवन र यो देशका यी पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले हराउनु पर्ने छ, हटाउनु पर्ने छ र नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने छ र जय नेपाल। स्वाट गोली हो र मेरो पछाडिको साथीलाई हातमा यी पुरा हात उडिसक्यो, पुरै गोली लाग्यो, गोली डाइरेक्ट गोली लाग्यो भित्रबाट। अहिले पनि तुरन्त गोली चलिरहेको आवाज आइरहेको छ, सुनिरहेको छौँ हामी। यो संसदभित्रबाट मेरो साथी ऊ अगाडि त्यहाँ उभिरहेको छ, डाइरेक्ट टाउकोमा गोली हानेको छ, माथि हाल्नुपर्ने गोली डाइरेक्ट खुट्टामा पनि नहालेर जिउमा हानिरहेछ। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे नाम दिया गया है जेन जी। आंदोलन कर रहे युवा जो पोस्टर बैनर लेकर आए थे उसमें लिखा था जेन जी मूवमेंट इन नेपाल। असल में जेन जी शब्द उस नौजवान पीढ़ी के लिए इस्तेमाल होता है जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। ये पीढ़ी इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के युग में पली है, बड़ी हुई है, इसलिए इसे डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। जेन जी के युवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे नौजवानों के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कमाई का जरिया भी है। नेपाल में बेरोजगारी है, ज़्यादातर परिवारों के बच्चे नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए पलायन करते हैं, विदेश जाते हैं। नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है, इनमें से करीब 80 लाख लोग विदेश में हैं। करीब 45 लाख नेपाली तो भारत में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेश में रहने वाले नेपाली जो पैसा अपने घर भेजते हैं वो नेपाल की कुल जीडीपी का 25% है। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से सारी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए होती है, यही उनका कनेक्ट होता है। नेपाल में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। 1 करोड़ 43 लाख लोगों का सोशल मीडिया पर अकाउंट है। फेसबुक यूज़र करीब 1 करोड़ 40 लाख हैं। मैसेंजर पर 1 करोड़ 9 लाख नेपाली हैं। 85 लाख लोगों का यूट्यूब पर अकाउंट है। 60 लाख व्हाट्सएप यूज़र्स हैं। 40 लाख नेपाली इंस्टा पर रील्स अपलोड करते हैं। इसीलिए जैसे ही सरकार ने सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया तो नौजवानों का गुस्सा भड़क उठा।
सोशल मीडिया बंद करने के बाद जिस तरीके से लोगों पे मतभेद शुरू हुआ था या सरकार के तरफ जिस तरीके से लोग नाराज़ हुए थे सरकार से, उसके बाद ये स्थिति सृजना हुई है। स्वाभाविक रूप से जो चलाते हुए सोशल साइट्स थे, सोशल प्लेटफॉर्म्स थे, वो अचानक से बंद हो गए और लोगों को घर पे बातचीत करने के लिए, उनके बिजनेस के लिए और बहुत सारी पर्पज़ के लिए सोशल साइट यूज़ नहीं कर पाने का एक आवेश भी था, वो आवेग भी था, और जिसकी वजह से आज यहाँ पे 8 सितंबर को देखा गया। नेपाल में, काठमांडू में केवल नहीं, नेपाल के बहुत सारे जगह पे ऐसे आंदोलन हो रही हैं। जीएनजी पुस्ता द्वारा किया गया आंदोलन, और जब किया गया था उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं था कि यह आंदोलन इस तरीके से रूप लेगा। फिलहाल इस टाइम पे काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू लगाने के बाद भी आंदोलन रुकने की नाम नहीं ले रही है और लोगों का जो गुस्सा है वो सरकार की तरफ से शांत नहीं हो रहा है। हालांकि जो आंदोलन हुआ है, आज जो मुठभेड़ हुई है, उसका नेतृत्व हामी नेपाली करके एक टीम है, उन लोगों ने किया था। उनके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, फेसबुक पे उन लोगों ने ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप के थ्रू वो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। लेकिन अभी तक भी कौन ये आंदोलन करवा रहा है या फिर कौन आंदोलन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। जीएनजी पुस्ता बताया जा रहा है और जीएनजी पुस्ता द्वारा ही ये आंदोलन किया गया है। केवल काठमांडू में नहीं, नेपाल भर में ये आंदोलन हो रहे हैं, नेपाल की बिग सिटीज़ में ये आंदोलन हो रही हैं और नेपाल भर में बहुत लोग घायल हुए हैं और लोगों की मौत हो रही है। लोगों का 2-3 ही मांग था। एक मांग था सोशल मीडिया ओपन कराने के लिए, दूसरी मांग थी उन लोग की जो नेपोटिज्म के खिलाफ है, जो नेपो किड्स है उनके खिलाफ का आंदोलन था, और एक स्थिर राजनीतिक अवस्था जीएनजी पुस्ता चाहती है। पुलिस फायरिंग में 21 लोगों की मौत के बाद नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। रमेश लेखक नेपाली कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन नौजवानों की नाराजगी कम नहीं हो रही। उनका गुस्सा पूरी सरकार के खिलाफ है। सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन ने तो इस आंदोलन के लिए ट्रिगर पॉइंट का काम किया। हकीकत है कि नेपाल में लंबे वक्त से अंदर ही अंदर केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। नेपाल में पिछले 35 साल के दौरान 32 बार सरकारें आईं और गईं। पिछले 10 साल में 9 बार प्रधानमंत्री बदले। फिलहाल नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, जिसे नेपाली कांग्रेस का भी सपोर्ट हासिल है। कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े होने की वजह से केपी शर्मा धीरे धीरे नेपाल को चीन की तरफ ले जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा है। युवाओं को लग रहा है कि उनके नेता बिक गए हैं। इसलिए आज जो आंदोलन हुआ उसमें सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के अलावा सबने करप्शन का भी जिक्र किया। As I was going out, I saw a lot of people showing up to this protest. And what happened was, me as an individual, me as a Nepali citizen, something came up to me. So me and my friends, we decided to come to the protest. And before coming to the protest, I feel like I've become a different person in a different sense after witnessing whatever that's happened in the protest. And it saddens me to see that how the people we're protesting against do not care about us. We're here today for the anti-corruption ban and the ban of social media. There are people dying in the streets. I've seen 10 different people, more than 15 actually, more than 15 people dying, being shot. There is not enough ambulances. The hospitals are running out of resources. The government does not care about us. They do not care if people die. They're killing little children, people in school uniforms with school ID cards. This government does not care about us. It's time for us to get on the streets, wear our masks, wear our helmets, and come down on the street and challenge the government, because I feel like they're taking us for granted at this point. नेपाल में नौजवानों की मौत और बड़ी संख्या में उनका घायल होना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगा कि नेपाल सरकार ऐसी किसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी। उसे अंदाजा नहीं था कि नौजवान इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आएंगे। बिना हालात की गंभीरता को समझे जब गोली चलाई गई तो बात बिगड़ गई। नेपाल में करप्शन, नेपोटिज्म और रिसेशन को लेकर लोग परेशान हैं। नाराजगी की जो आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगने से वो दबी हुई आग लपटों में बदल गई। 2 दिन पहले ओली ने कहा था कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, नौजवानों को भड़काया जा रहा है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। लेकिन सरकार के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, ओली को कौन गिराना चाहता है, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये सही है कि ओली जिस तरह चीन के इशारों पर चलते हैं, चीन के निर्देशों को फॉलो करते हैं, उससे भी लोग नाराज हैं। सब ने नोटिस किया कि ओली ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को छोड़कर
बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। किसी को आश्चर्य नहीं होगा अगर वो ये कहें कि नेपाल में जो हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत सरकार के पास इन हालात पर नजर रखने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। नेपाल से हमारी सीमा लगती है, नेपाल के लोग हमारे यहां बेरोक टोक आते जाते रहते हैं, बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रोटी बेटी का संबंध है। इसीलिए जैसे ही नेपाल में हालात बिगड़े तो सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई, एसएसबी को ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। हालांकि भारत का फोकस फिलहाल ट्रंप के टैरिफ पर है।